Hello everyone and welcome back to my YouTube channel The Literature Talks। आज हम बात करेंगे गिरीश कर्नाड की प्ले ब्रोकन इमेजेस के बारे में। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यह एक ऐसा प्ले है जो ऊपर से सिंपल लगता है, लेकिन जब हम इसको लेयर बाय लेयर पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी पावरफुल है। पहले हम थोड़ा टाइम लेंगे गिरीश कर्नाड के बारे में समझने में, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है इस प्ले को ठीक से अप्रिशिएट करने के लिए। गिरीश रघुनाथ कर्नाड 19th में 1968 में मैथरान में पैदा हुए थे, जो बॉम्बे के करीब है। उनकी स्कूलिंग मराठी मीडियम में हुई थी, और जब वो छोटे थे तो उनके पेरेंट्स नाटक मंडलिस के थ्रू उन्हें थिएटर दिखाने ले जाते थे, कर्नाटका के सिरसी में। यहीं से उनके अंदर यक्षगान और लोकल थिएटर के लिए एक गहरा प्यार डेवलप हुआ, और ये बचपन का एक्सपोजर आगे जाके उनकी पूरी राइटिंग करियर को शेप करता है। 1958 में उन्होंने कर्नाटका यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की, और फिर वो रोड्स स्कॉलर बनकर ऑक्सफोर्ड चले गए, जहां उन्होंने लिंकन और मैगलन कॉलेजेस में फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा। 1960 से 1973 के बीच कर्नाड उस जनरेशन के प्लेराइट्स में थे जिन्होंने इंडियन थिएटर को बिल्कुल नया डायरेक्शन दिया। उनके साथ थे बादल सरकार, जो बंगाली में लिखते थे, विजय तेंदुलकर, जो मराठी में लिखते थे, और मोहन राकेश, जो हिंदी में लिखते थे। सबने 19 सालों में अपना डेब्यू किया और मॉडर्न इंडियन थिएटर की एक नई लहर शुरू की। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्नाड ने अपनी प्लेज इंग्लिश में नहीं लिखी, जहां उन्हें इंटरनेशनल फेम मिल सकता था, और ना ही अपनी मदर टंग कोंकणी में लिखा। उन्होंने डेलिबरेटली कन्नड़ को चूज किया, और ये सिर्फ एक लैंग्वेज का चॉइस नहीं था। यह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था अपनी रीजनल आइडेंटिटी को असर्ट करने का। उनकी इम्पॉर्टेंट प्लेज में याति, तुगलक, हयवदन, नागमंडला, तलेदंड, और आज की हमारी प्ले ओडकलू बिंबा यानी ब्रोकन इमेजेस शामिल है। उनकी प्लेस का ट्रांसलेशन कई इंडियन लैंग्वेजेस में हुआ और इंग्लिश में भी हुआ, और उन्होंने हिंदी और कन्नड़ सिनेमा में एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर के रूप में भी काम किया। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिले, और 1998 में उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी ऑनर मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड। ओरिजिनल प्ले कन्नड़ में लिखी गई थी और उसका नाम था ओडकलू बिंबा, और कर्नाड ने खुद इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। पहले टाइटल था अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, और बाद में सिंपली ब्रोकन इमेजेस के नाम से यह पब्लिश हुई। यह टाइटल टी.एस. एलियट की फेमस पोएम द वेस्टलैंड से इंस्पायर्ड है, और इस पोएम का एपिग्राफ प्ले में यूज किया गया है। एलियट की वेस्टलैंड फ्रैगमेंटेशन की बात करती है, एक ऐसी दुनिया की जो टूटी हुई है, जहां कोई कोहेरेंस नहीं बची। यही फ्रैगमेंटेशन इस प्ले का सेंट्रल मेटाफर भी बन जाता है, और जैसे जैसे हम प्ले पढ़ेंगे तुम्हें यह दिखने लगेगा कि कैसे हर कैरेक्टर और हर रिलेशनशिप इस प्ले में टूटा हुआ है। प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है मंजुला नायक, जो एक कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी राइटर है और साथ में इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर भी है। वो अपने एक इंग्लिश नॉवेल की वजह से बहुत फेमस हो गई है। प्ले में वो एक टेलीविज़न इंटरव्यू दे रही है अपने इस नॉवेल के बारे में, और ये इंटरव्यू उस नॉवेल पर बनी फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले हो रहा है। प्ले का फॉर्मेट भी बहुत यूनिक है। ये एक एक्ट की प्ले है, मतलब पूरा प्ले एक ही कंटिन्यूअस सीन में चलता है। स्टेज डायरेक्शंस बहुत कम हैं, और एसेंशियली यह एक मोनोलॉग है जो मंजुला बोल रही है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है जो इस मोनोलॉग को डायलॉजिक बना देता है, क्योंकि स्क्रीन पर मंजुला की अपनी ही इमेज अपीयर होती है और वो उसे इंटेरोगेट करना शुरू कर देती है। तो ये एक कन्वर्सेशन बन जाती है एक इंसान और उसके अपने रिफ्लेक्शन के बीच, लेकिन वो रिफ्लेक्शन वो सब कुछ जानता है जो मंजुला छुपाना चाहती है अपने आप से भी। ये प्ले पहली बार मार्च 2005 में रंगशंकरा, बैंगलोर में परफॉर्म हुई थी। अब मैं तुम्हें पूरी प्लॉट सीन बाय सीन समझाती हूँ, जैसे मैं तुम्हें स्टोरी सुना रही हूँ, ताकि तुम्हें सिर्फ यह ना पता चले कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझ आए कि क्यों हुआ और हर मोमेंट का क्या मतलब है। प्ले शुरू होती है एक टेलीविज़न स्टूडियो के सेटिंग में। स्टेज की एक तरफ लार्ज प्लाज्मा स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जहां ऑडियंस को मंजुला की इमेज दिखती है, और दूसरी तरफ एक चेयर है और एक टेली टेबल है जहां मंजुला खुद बैठी हुई है। स्टेज के पीछे कई अलग-अलग साइजेस के टेलीविज़न सेट्स लगाए गए हैं जो मंजुला की ब्रोकन और फ्रैगमेंटेड इमेजेस दिखाते रहते हैं। ये सेटअप ही हमें बता देता है कि प्ले किस बारे में है।
क्योंकि ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे हमारी आइडेंटिटी को तोड़ती है और फ्रेगमेंट करती है। और यह पहला ही विजुअल क्यू है जो तुम्हें इस प्ले का थीम समझने में मदद करेगा। मंजुला अपना एक प्रिपेयर्ड, पॉलिश्ड 10 मिनट का स्पीच टेलीविजन कैमरा के सामने दे रही है। वो कॉन्फिडेंट है, वेल ड्रेस्ड है और बहुत आर्टिकुलेट है जब वो बोलती है। वो अपने इंग्लिश नॉवेल लिखने के डिसीजन के बारे में बात कर रही है। अनाउंसर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाता है कि बहुत सारे कन्नड़ राइटर्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, और यहाँ एक आयरनी है जो कर्नाड हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग इंग्लिश राइटिंग की क्रिटिसिज्म करते हैं वो खुद कॉलोनाइजर की लैंग्वेज अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। मंजुला अपने नॉवेल को डिफेंड करती है। वो कहती है कि ये नॉवेल इंग्लिश में नेचुरली निकला, ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था उनकी तरफ से। वो इन एक्यूजेशन से खुद को डिफेंड करती है कि उसने फेम और पैसे के लिए अपनी मदर टंग को बिट्रे किया है। वो आर्ग्यू करती है कि लैंग्वेज का चॉइस नॉवेल की इंडियननेस को अफेक्ट नहीं करता, और वो ये पॉइंट भी बनाती है कि उसने दूसरे इंग्लिश राइटर्स की तरह वेस्टर्न ऑडियंस के लिए अपना ओरिजिनल एसेंस नहीं खोया। फिर वो साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट का एक एग्जाम्पल देती है, जिन्होंने इंग्लिश राइटिंग की क्रिटिसिज्म की थी लेकिन खुद अपना एड्रेस इंग्लिश में ही दिया था। और ये हिपोक्रेसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो मंजुला एक्सपोज करती है अपने डिफेंस में। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है जब वो अर्थपूर्ण नाम के बारे में बात करती है। वो कहती है कि अर्थ का मतलब कन्नड़ में मीनिंग भी होता है और मनी भी होता है। ये लाइन बहुत रिवीलिंग है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि मंजुला के लिए मीनिंग और मनी एक ही चीज बन गए हैं, और इसी तरह वो अपनी कमर्शियलाइजेशन को जस्टिफाई कर रही होती है। अब वो अपने नॉवेल के सेंट्रल प्लॉट के बारे में बताती है। उसने अपना प्रोटैगनिस्ट अपनी डिसीज्ड यंगर सिस्टर मालिनी पर बेस्ड बनाया है। मालिनी नर्व डैमेज की वजह से अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर में गुजारती रही थी। मंजुला बताती है कि 6 साल पहले जब उनके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया था, वो मालिनी की केयरटेकर बन गई थी, और उसी वक्त उन्होंने मालिनी की जिंदगी को बहुत क्लोज से देखा, और वहीं से उन्हें ये नॉवेल लिखने की इंस्पिरेशन मिली थी। यहाँ एक डिटेल ध्यान देने वाली है। मंजुला मालिनी को माय चाइल्ड कहती है, और ये लैंग्वेज बहुत पजेसिव है। वो अपनी ही बहन को अपनी बच्ची की तरह ट्रीट कर रही होती है, जिसमें बहन की अपनी आइडेंटिटी ही छीन ली जाती है। और ये पहला हिंट होता है उस बात का जो आगे रिवील होने वाली है। वो अपने हस्बैंड प्रमोद को भी क्रेडिट देती है उनकी प्रोफेशनल एस्पिरेशंस को सपोर्ट करने के लिए, और नॉवेल मालिनी की डेथ के कुछ महीने बाद रिलीज हुई थी। और जब मंजुला अपनी प्रिपेयर्ड स्पीच खत्म करके जाने लगती है, स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है, और तब मंजुला की अपनी इमेज स्क्रीन पर अपीयर होती है। ये इमेज मंजुला जैसी दिखती है लेकिन यह मंजुला नहीं है, और यहाँ से ये इमेज मंजुला को इंटेरोगेट करना शुरू कर देती है। तुतुन मुखर्जी का एक ऑब्जर्वेशन यहाँ बहुत काम का है। वो कहती हैं कि मंजुला की गिल्ट इस प्ले में किसी दोस्तोयेव्स्कियन इंटीरियर मोनोलॉग की तरह नहीं आती, बल्कि यह एक टेंस और एजिटेटेड डायलॉजिक एक्सचेंज के थ्रू आती है। मतलब गिल्ट और कन्फेशन किसी नॉवेल के अंदर की खुद से बात की तरह नहीं आती, बल्कि यह एक हीटेड कन्वर्सेशन की तरह सामने आती है। और यही चीज़ प्ले की फ्रेगमेंटेशन को और ज़्यादा स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करती है। इमेज कन्वर्सेशन के थ्रू धीरे धीरे सीक्रेट्स निकालती चली जाती है। हमें पता चलता है कि मालिनी हमेशा उनके पेरेंट्स की फेवरेट थी, मंजुला हमेशा सेकंड प्लेस पर ही रहती थी। मालिनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और सब जगह पॉपुलर थी, और इसी वजह से मंजुला को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहना पड़ता था। वो कहती है कि ग्रैंड पेरेंट्स ने उससे प्यार किया, लेकिन वो पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक नो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट थी। इमेज मालिनी की लिंग्विस्टिक प्रेफरेंसेस के बारे में भी पूछती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि मालिनी इंग्लिश में ब्रीथ करती थी, इंग्लिश में लाफ करती थी, इंग्लिश में ड्रीम देखती थी। वो अपने सोशल सर्कल्स में एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में ही बात करती थी, और सिर्फ घर के स्टाफ के साथ ही कन्नड़ बोलती थी। यह एक बहुत बड़ा क्लास डिस्टिंक्शन है जो कर्नाड दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश अपर क्लास की लैंग्वेज बन जाती है और कन्नड़ सर्वेंट्स की लैंग्वेज बन जाती है। मंजुला इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो कन्नड़ की रखवाली करती है और इसी में लिटरेचर लिखती है। वो जयनगर में रहती है, जो एक प्रेडोमिनेंटली कन्नड़ एरिया है बैंगलोर में, कोरमंगला में नहीं, जो कॉस्मोपॉलिटन और नॉन कन्नड़ एरिया है। ये मंजुला की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। वो अपनी पहचान कन्नड़ कल्चर से बनाती है, क्योंकि मालिनी के कंपैरिजन में यही एक एरिया है जहाँ वो खुद को सुपीरियर फील कर पाती है।
नीलम मनसिंह चौधरी का एक इम्पॉर्टेंट कोट यहाँ याद रखना चाहिए। वो कहती हैं कि लैंग्वेज सिर्फ पेपर पर लिखे गए साइफर्स नहीं होते, इनमें एक कल्चरल हिस्ट्री भी होती है, और ये टाइम बॉम्ब्स ऑफ हायरार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन भी बन जाते हैं। और प्ले में कन्नड़ वर्सेस इंग्लिश का जो टेंशन है, वो एग्जैक्टली यही है। फिर इमेज एक और सीक्रेट निकालती है। प्रमोद मालिनी के ज़्यादा क्लोज था। वो मालिनी के साथ इंटेलेक्चुअली कंफर्टेबल था, उसके साथ जोक्स करता था, डिबेट करता था, और मंजुला के साथ वो ये कभी नहीं करता था। इमेज यह भी हिंट देती है कि प्रमोद इरोटिक तौर पर भी मालिनी की तरफ ड्रॉन था, और यहीं से हमें मंजुला की मैरिज की फेलियर भी दिखने लगती है। अब सबसे बड़ा रिवील आता है। इमेज मॉकिंगली कहती है कि 1,50,000 वर्ड्स 2 हफ्तों में लिखना काफी अमेजिंग फीट है, और ये सुनते ही मंजुला बिल्कुल ब्रेक हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि नॉवेल उसने नहीं लिखी थी, वो खुद नहीं लिखी गई थी, वो मालिनी ने लिखी थी, हर एक वर्ड मालिनी ने लिखा था। यह वही मोमेंट है जब सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मालिनी ने ही वो नॉवेल लिखी थी, और मंजुला ने उसे अप्रोप्रिएट कर लिया, मतलब अपना नाम लगा दिया उस पर। तो वो फेमस बेस्ट सेलिंग नॉवेल एक्चुअली मालिनी का काम है, मंजुला का बिल्कुल नहीं। मंजुला अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसने ये फेम और पैसे के लिए नहीं किया था। उसने ये इसलिए किया क्योंकि नॉवेल में मालिनी ने मंजुला को एक विकेट फर्स्ट कज़न की तरह पोर्ट्रे किया था, और मंजुला पब्लिक के सामने वो इमेज बिल्कुल नहीं चाहती थी। फिर प्ले अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। मंजुला का बॉडी स्क्रीन की इमेज के रिदम में मूव करने लगता है, और इमेज बोलती है, बहुत कॉन्फिडेंट और क्लियर आवाज में, कि मैं मालिनी नायक हूँ, इंग्लिश नॉवेलिस्ट। और मंजुला नायक, जो कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, वो डेसिमेट हो गई थी जिस पल उसने मेरा नॉवेल पढ़ा था, और उसने इंक, ब्लड और लैंग्वेज के सारे डिफरेंसेस खत्म कर दिए और एक ही स्ट्रोक में मुझ में मॉर्फ हो गई। ये प्ले का सबसे पावरफुल मोमेंट है, क्योंकि मालिनी, जो फिजिकली डिसेबल्ड थी, जो व्हील चेयर में थी, वो एक्चुअली जीत जाती है। उसकी आइडेंटिटी, उसकी राइटिंग, उसकी वॉइस, ये सब सरवाइव कर जाती है, और मंजुला ने उसका काम चुराया था, लेकिन प्रोसेस में वो खुद मालिनी बन गई। प्ले के आखिर में मंजुला इमेज पर गुस्सा करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर ये इमेज उसकी ही रियल सेल्फ का प्रोजेक्शन है तो ये सब कुछ जानती है, और अगर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज है तो इसे बंद हो जाना चाहिए। लेकिन इमेज सिर्फ मुस्कुरा देती है, और मंजुला सडनली कॉम हो जाती है। आखिर में वो अपनी सच्ची रियलिटी के साथ पीस में आ गई होती है। तो ये था हमारा पूरा प्लॉट वॉक थ्रू, सीन बाय सीन, ताकि तुम्हें सिर्फ ये ना पता चले कि प्ले में क्या हुआ, बल्कि यह भी समझ आए कि हर मोमेंट का क्या मतलब है, और कर्नाड हमें क्या दिखाना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम इस प्ले के थीम्स को डिटेल में समझेंगे और कैरेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे।